नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महंगाई के खिलाफ खापों की अगुवाई में सड़क पर उतरे किसान, सरकार को दिया अल्टीमेटम। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हर्षवर्धन के इस्तीफे पर कांग्रेस ने जताई तीखी प्रतिक्रिया, कहा कोरोना से निपटने में मोदी सरकार रही विफल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी, मोदी, नड्डा और शाह सबने की वादा खिलाफी, गुस्से में है निषाद, सड़कों पर उतरेंगे, मंत्री नहीं बनने पर संजय निषाद ने धमकाया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। महंगाई के खिलाफ खापों की अगुवाई में सड़कों पर उतरे किसान, सरकार को दिया अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ कई महीने से आंदोलन कर रहे किसानों ने अब खापों की अगुवाई में महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरकर रोष जताया। 2 घंटे के रोष प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार पर आमजन के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया, साथ ही अल्टीमेटम दिया कि अगर जल्द महंगाई पर अंकुश नहीं लगा तो किसान कृषि कानूनों के साथ साथ महंगाई को लेकर भी बड़ा आंदोलन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर फोगाट खाप की अगुवाई में किसानों की स्वामी दयाल धाम पर मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के बाद किसानों ने फोगाट खाप प्रधान बलवंत नंबरदार की अध्यक्षता में किसानों ने रोज गार्डन से परशुराम चौक तक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वर्तमान में रसोई गैस और पेट्रोल आम आदमी की पहुंच से बाहर है। लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में किसान एकजुट हैं और इसी कड़ी में किसानों ने 2 घंटे तक सड़कों पर उतरकर रोष जताकर सरकार को आगाह किया है। फोगाट खाप प्रधान बलवंत नंबरदार ने कहा कि किसान लगातार सड़कों पर बैठे हैं और जायज मांग कर रहे हैं। अब सरकार ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए महंगाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में अब देश में अमीर गरीब भी बच गए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा। साथ ही उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि महंगाई पर अंकुश नहीं लगा तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं भिवानी में प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने कहा कि आज केवल गैस या पेट्रोल व डीजल ही नहीं बल्कि खाद, बीज, दाल, बिजली, पानी, वाहन, मशीन व हर सामान महंगा हो चुका है। किसान नेताओं ने कहा कि यही भाजपा नेता सत्ता में आने से पहले 60 रुपए पेट्रोल व 350 रुपए गैस सिलेंडर को महंगा बताकर अर्धनग्न होकर विरोध जताते थे। आज हर चीज कई गुना महंगी होने पर चुप है, जबकि आमजन को खाने के लिए लाले पड़े। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हर्षवर्धन के इस्तीफे पर कांग्रेस ने जताई तीखी प्रतिक्रिया, कहा कोरोना से निपटने में मोदी सरकार रही विफल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के इस्तीफा देने के बाद बुधवार को आरोप लगाया कि कोरोना महामारी से निपटने में विफलता के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। विपक्षी दल ने यह सवाल भी किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का इस्तीफा इस बात की ठोस स्वीकृति है कि मोदी सरकार कोरोना महामारी से निपटने में पूरी तरह विफल रही। उन्होंने दावा किया कि ये इस्तीफे मंत्रियों के लिए एक सबक है। अगर चीजें अच्छी होंगी तो श्रेय प्रधानमंत्री को जाएगा, लेकिन अगर चीजें खराब हो जाती हैं तो फिर मंत्री पर गाज गिरेगी। जी हुजूरी और चापलूसी की कीमत चुकानी पड़ती है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया कि जिस महामारी का प्रबंधन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से किया जा रहा है उसके प्रमुख प्रधानमंत्री स्वयं हैं। क्या वे भी अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की जिम्मेदारी लेंगे, इस्तीफा देंगे या अकेले स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बना अपना पल्ला झाड़ लेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी, मोदी, नड्डा, शाह सबने की वादा खिलाफी, गुस्से में है निषाद, सड़कों पर उतरेंगे, मंत्री नहीं बनाने पर संजय निषाद ने धमकाया। जी हां दोस्तों, मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद अब भाजपा का फोकस कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनावों पर होगा। इस फेरबदल में उत्तर प्रदेश को बड़ा स्थान दिया गया है। यूपी से 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। इसमें अपना दल की चीफ अनुप्रिया पटेल भी शामिल हैं। हालांकि अनुप्रिया को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने से एनडीए के दूसरे सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भड़के हुए हैं। उन्होंने पीएम मोदी समेत योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और अमित शाह पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। संजय निषाद ने कहा, निषाद समाज और कार्यकर्ता बहुत गुस्से में हैं। कम सीटों पर पकड़ रखने वाली अनुप्रिया पटेल को जगह मिली और निषाद समाज का प्रतिनिधित्व नहीं रहा। ये लोग अलोकतांत्रिक ढंग से आरक्षण मांगते रहे हैं। उन्होंने कहा, निषाद समाज लंबे समय से आरक्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। भाजपा अपने वादे को कब पूरा करेगी। योगी जी, मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जी ने भी कहा था। संजय निषाद ने सड़क पर आने की धमकी देते हुए कहा, अगर हमारा प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में नहीं रहेगा तो हम रोड पर उतरने को तैयार हैं। बता दें कि हाल ही में संजय और उनके बेटे प्रवीण निषाद अमित शाह से मिले थे। उन्होंने मुलाकात के बाद यह भी कहा था कि वह चाहते हैं यूपी में उनका डिप्टी सीएम बने। उधर वह मोदी मंत्रिमंडल में भी जगह पाने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना है कि यूपी में भाजपा को 40 सीटें दिलाने के पीछे निषाद पार्टी का योगदान है। निषाद का दावा है कि यूपी की 100 सीटों पर उनका समाज
जिताने या हराने की ताकत रखता है। बता दें कि इस कैबिनेट विस्तार में उत्तर प्रदेश जैसे चुनावी राज्यों पर खास फोकस किया गया है। उत्तर प्रदेश से 7 नए मंत्री शामिल किए गए हैं और इसके साथ ही कुल मंत्रियों की संख्या 16 हो गई है। उधर गुजरात पर भी प्रधानमंत्री की नजर है। इसी को देखते हुए मनसुख मंडाविया और पुरुषोत्तम रूपाला का प्रमोशन किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मंत्रिमंडल में फेरबदल की नौटंकी छोड़ जनता का जीवन सुधारने पर विचार हो। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट में ताजा फेरबदल के बारे में मीडिया में बड़ी चर्चा हुई है। कई लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है, पर वास्तविकता क्या है? हर राजनीतिक कार्रवाई या प्रणाली को परखने का पैमाना एक और केवल एक होता है, आम आदमी पर असर। क्या इससे आम आदमी का जीवन स्तर सुधरता है? क्या लोगों को बेहतर जिंदगी मिलती है? तो क्या मोदी कैबिनेट में किया गया यह भारी बदलाव आम जनता के जीवन में कोई अंतर ला सकेगा? क्या मंत्रिमंडल में चेहरे बदलने से देश भर में व्यापक और भयावह गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, बाल कुपोषण, स्वास्थ्य सेवा और अच्छी शिक्षा का अभाव, किसानों का संकट, भ्रष्टाचार, दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जैसी समस्याएं दूर हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए यह सिर्फ एक नौटंकी है। भारत की भीषण आर्थिक और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भारतीय जनता को आधुनिक मानसिकता के नेताओं के नेतृत्व में एक महान ऐतिहासिक जनसंघर्ष और जन क्रांति करनी होगी, जो जाति और मजहब की बाधाओं को तोड़कर ही संभव है। इसमें समय लगेगा और बड़ी कुर्बानियां देनी होंगी। हर सच्चे देशभक्त को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी जनक्रांति कैसे और कब होगी, इसका नेतृत्व कौन करेगा? इन सवालों का जवाब देना असंभव है, परंतु आज की बदतर और भयावह परिस्थितियों के मद्देनजर यह अनिवार्य है। एक बात स्पष्ट है, भारत की भीषण समस्याओं का हल मौजूदा संवैधानिक और राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत असंभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली जो हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त है, वह अधिकांशतः जाति और धर्म के वोट बैंक पर चलती है। हमारे चतुर और धूर्त नेतागण, जिन्हें जनता से कोई वास्तविक प्रेम नहीं है, जातिगत और सांप्रदायिक घृणा फैलाकर और जनता का ध्रुवीकरण करके वोट हासिल करते हैं। जातिवाद और सांप्रदायिकता सामंती शक्तियां हैं जिनके विनाश के बगैर देश प्रगति नहीं कर सकता, किंतु संसदीय लोकतंत्र इनको और मजबूत करता है। इसलिए एक वैकल्पिक प्रणाली का निर्माण और स्थापना अनिवार्य है, जो कि मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं हो सकता। भारत में एक महान ऐतिहासिक जनसंघर्ष और जनक्रांति की आवश्यकता है, जो एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करे जिसके अंतर्गत तेजी से औद्योगिकरण और सच्चा विकास हो, जिससे जनता को बेहतर जिंदगी मिले। मंत्रिमंडल के फेरबदल से कुछ रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी कैबिनेट में अब टीम अटल के केवल राजनाथ समेत ये 4 बचे। 7 साल में ऐसे बाहर होते गए दिग्गज। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में हुआ ये पहला कैबिनेट विस्तार था, जिसमें इस बार कई युवा चेहरों को मौका दिया गया है। पीएम मोदी के इस कदम के पीछे भविष्य की रणनीति को देखा जा रहा है, लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल थे, उनमें से कुछ ही अब मोदी सरकार का भी हिस्सा है। इनमें सबसे बड़ा और अहम नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह ने अटल सरकार में कृषि मंत्री के तौर पर पदभार संभाला था। अटल कैबिनेट में राजनाथ सिंह 1 साल कृषि मंत्री रहे थे। वहीं उसके बाद जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनी, तब पहले कार्यकाल में राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री बने और अब दूसरे कार्यकाल में उनके पास रक्षा मंत्रालय जैसे अहम विभाग है। कैबिनेट मंत्रियों में सिर्फ राजनाथ सिंह ही ऐसा नाम है जो टीम अटल से लेकर टीम मोदी तक मौजूद है। उनके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी, श्रीपद नाइक और प्रहलाद सिंह पटेल ऐसे मंत्री हैं जो अटल सरकार और मोदी सरकार के कार्यकाल में मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। मुख्तार अब्बास नकवी 1998 वाले कार्यकाल में राज्य मंत्री बने थे, जबकि श्रीपद नाइक, प्रहलाद सिंह पटेल अटल सरकार के अंतिम कार्यकाल के सदस्य थे। बीते दिन रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, संतोष गंगवार के इस्तीफे के साथ ही अटल आडवाणी युग के बड़े नेताओं की कैबिनेट से छुट्टी हो गई। वहीं कुछ ऐसे नेता भी हैं जो अटल सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल रहे और मोदी सरकार के पहले या दूसरे कार्यकाल में भी उन्हें कोई पद मिला, लेकिन अब इसका हिस्सा नहीं है। मेनका गांधी, उमा भारती, सुरेश प्रभु, राजीव प्रताप रूडी, विजय गोयल, अनंत गीते जैसे नाम अटल मंत्रिमंडल और मोदी मंत्रिमंडल दोनों का हिस्सा रह चुके हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रामविलास पासवान, अनंत कुमार भी अटल मंत्रिमंडल में शामिल थे। बाद में मोदी कैबिनेट में भी इन्हें जगह मिली, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं है। इनके अलावा वेंकैया नायडू दोनों ही मंत्रिमंडल में रहे, लेकिन बाद में मोदी सरकार ने उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया। सुमित्रा महाजन अटल सरकार में मंत्री रही थी, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में उन्होंने लोकसभा स्पीकर का पद संभाला। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अजय कुमार लल्लू बोले, 4 साल में 3 गुना बढ़ा कांग्रेस का जनाधार, 2022 में बनाएंगे सरकार, जल्द घोषित करेंगे प्रत्याशी। जी हां दोस्तों, झांसी के रक्सा में हुए कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में अजय कुमार लल्लू ने कहा कि पिछले 4 सालों में पार्टी का जनाधार काफी बढ़ा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 51 लाख वोट मिले थे, जबकि 2021 में हुए जिला पंचायत के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने 1.72 करोड़ वोट हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में जल्द ही प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। अमर
उजाला से खास बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पंचायत चुनाव में पार्टी ने 271 सीटें जीती है। 57 सीटों का कांग्रेस दूसरे और 711 पर तीसरे स्थान पर रही है। उन्होंने कहा कि उपचुनावों में भी कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन रहा है। अब 840 ब्लॉक, 8135 न्याय पंचायत और 59,000 ग्राम सभाओं में कांग्रेस का संगठन मजबूती से काम कर रहा है। कांग्रेस गांव, किसान, नौजवान, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। इन मुद्दों पर सरकार की खामियों के खिलाफ कांग्रेस अभी भी प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि उनको संरक्षण दे रही है। लगातार कांग्रेस छोड़ रहे वरिष्ठ नेताओं के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जितिन प्रसाद जो भी हैं वो कांग्रेस की बदौलत हैं। वह लगातार विधानसभा, लोकसभा चुनाव हारे। यही नहीं, अपनी भाभी तक को वो जिला पंचायत सदस्य तक नहीं बनवा सके। इससे समझ सकते हैं उनका कितना जनाधार है। प्रियंका गांधी के मुख्यमंत्री फेस होने के सवाल पर लल्लू ने सीधे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस पर फैसला संसदीय बोर्ड को करना है। बार बार पूछने पर इतना जरूर बोले कि प्रियंका गांधी के निर्देशन में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू के 4 मंत्री पद मांगने से फंसा पेच, बीच का रास्ता निकालने में जुटी बीजेपी। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद आज यानी बुधवार की शाम को पहली बार कैबिनेट विस्तार होगा। वहीं इस बार बिहार एनडीए में शामिल जेडीयू ने भी इसमें शामिल होने की हामी भरने के साथ 4 मंत्री पद मांगे हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री बनाए जाने की मांग रखी है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात हुई थी। हालांकि इससे पहले सिंह ने कहा था कि सब कुछ तय हो गया है और अब कोई पेच नहीं फंसा है। बहरहाल जेडीयू की 4 मंत्री पद की मांग के बाद मामला फंसता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के अपने सहयोगी जेडीयू को बीजेपी 2 कैबिनेट पद देने के लिए राजी नहीं है। इस बीच कोई दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू कोटे से आरसीपी सिंह और लल्लन सिंह कैबिनेट मंत्री, अन्य लोगों को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। इस समय आरसीपी सिंह दिल्ली में मौजूद हैं तो लल्लन पटना में हैं। मिली जानकारी के अनुसार राज्य मंत्री के तौर पर जो नाम चल रहे हैं उनमें रामनाथ ठाकुर, चंद्रवेश्वर चंद्रवंशी, दिलेश्वर कामत और संतोष कुशवाहा शामिल हैं। इनमें से ही कोई 2 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। बता दें कि वर्ष 2019 में मोदी की दूसरी बार सरकार बनाने पर बिहार से लोजपा केंद्रीय मंडल में शामिल हुई थी, जबकि जेडीयू ने बीजेपी से मिला ऑफर ठुकरा दिया था। हालांकि इस बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने खुद आगे आकर सरकार में शामिल होने की बात कही है। यही नहीं, इस बार सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को मोदी मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई भी बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में पीएम नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे वही होगा। वैसे बिहार से बीजेपी भी अपने कुछ नेताओं को केंद्र में जा सकती है, जिनमें राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का नाम सबसे अधिक चर्चा में। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी की सियासत में फिर होगी प्रशांत किशोर की एंट्री। योगी की टेंशन बढ़ा सकती है ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार देखा जा रहा है कि कई राजनीतिक दल देश के इस बड़े सूबे में अपनी जमीन खोजने की तैयारी कर रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहले ही 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कई छोटे दल सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं। वहीं इस बार राष्ट्रमंच भी यूपी के सियासी जंग में कूद सकता है। अगर ऐसा हुआ तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी यूपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी भी यूपी में ताल ठोक चुकी है, लेकिन निगाहें राष्ट्रमंच पर टिकी हुई है, जो कि खुद को तीसरा विकल्प बता रहा है। अगर ममता बनर्जी और शरद पवार यूपी आए तो साथ में प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो सकती है। पीके और ममता बनर्जी की एंट्री सत्तारूढ़ दल की चिंता बढ़ा सकता है। कारण यह भी है कि बीते दिनों पश्चिम बंगाल के चुनाव भाजपा के पक्ष में नहीं रहे। वहीं प्रशांत किशोर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। पिछले दिनों वह शरद पवार के संपर्क में थे। मालूम हो कि इससे पहले ममता बनर्जी की टीएमसी यूपी में 1 सीट जीत भी चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार की छवि को धक्का लगा है। इसका फायदा दूसरे दल उठा सकते हैं। यूपी में राष्ट्रमंच की आहट से भाजपा के नेता अनजान नहीं है। भाजपा नेताओं ने इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। बंगाल के सवाल पर भाजपा का तर्क है कि चुनाव हारे जरूर, लेकिन यहां बड़ी बढ़त मिल गई है। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की वजह से भी भाजपा को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उधर कुछ दिन पहले ही टीएमसी के यशवंत सिन्हा ने राकेश टिकैत से मुलाकात की थी। राकेश टिकैत पहले से ही कहते आए हैं कि वह चुनाव के दौरान भी जनसभाएं करेंगे और लोगों से भाजपा को वोट न देने की अपील करेंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया वह किसको वोट देने की अपील करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज ट्विटर अनाथ हो गया। रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता ने ली चुटकी। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक आदि मंत्रियों के इस्तीफे पर विपक्षी पार्टियां भी खूब चुटकी ले रही हैं। रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने चुटकी ली है। उन्होंने रविशंकर प्रसाद और ट्विटर के बीच कुछ समय पहले हुए विवाद को लेकर एक ट्वीट किया है। कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में लिखा, आज ट्विटर अनाथ हो गया, अब
चेक का इस्तीफा कौन लेगा। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार और ट्विटर के बीच नए आईटी कानून को लेकर चल रही खींचातानी के बीच ट्विटर ने कॉपीराइट उल्लंघन का हवाला देते हुए कुछ दिनों पहले इस बात पर काफी विवाद हुआ और रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि ट्विटर ने नियमों का उल्लंघन किया है। बहरहाल रविशंकर प्रसाद के साथ स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के इस्तीफे पर कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि हर्षवर्धन को बलि का बकरा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि एक अच्छे आदमी को उच्च स्तर पर हुई बड़ी विफलता के लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे पर सपा की भी प्रतिक्रिया आई है। सपा नेता आईपी सिंह ने एक ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बता दें कि जिन 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है उनके नाम है डीवी सदानंद गौड़ा, रविशंकर प्रसाद, थावर चंद गहलोत, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, संतोष कुमार गंगवार, बाबुल सुप्रियो, धोत्रे संजय शामराव, रतन लाल कटारिया, प्रताप सारंगी और देबश्री चौधरी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत ने 100 का आंकड़ा किया पार। टीएमसी एमएलए साइकिल से पहुंचे विधानसभा, जताया विरोध। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जिलों में पहले ही पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 100 रुपए पहुंच गई थी, लेकिन इस बार भी कोलकाता में भी पेट्रोल ने 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार हो गया है। कोलकाता में बुधवार को पेट्रोल की कीमत 39 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 100 रुपए 23 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में भी 23 पैसे की वृद्धि हुई है और अब यह 92 रुपए 50 पैसे हो गई है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में विरोध में टीएमसी के विधायक बेचाराम मन्ना और अन्य विधायक बुधवार को साइकिल से विधानसभा पहुंचे और कीमत में वृद्धि का विरोध किया। विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए गए थे। तब से लेकर अब तक 4 मई से पेट्रोल के दाम 36 गुना बढ़ चुके हैं। पेट्रोल की कीमत में 36 गुना की वृद्धि हुई है। बता दें कि आज विधानसभा में ममता बनर्जी की सरकार दोपहर 2 बजे से बजट पेश करेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि के खिलाफ ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुकी हैं और पेट्रोल और डीजल के मद में लिए जा रहे कर में कमी की मांग की थी। ममता बनर्जी ने पीएम को लिखे पत्र में कहा था कि पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। इस माह में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार वृद्धि की गई है। इसके पहले भी लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि होती रही है। उन्होंने लिखा था कि केंद्र सरकार लगातार सेस बढ़ा रही है, हालांकि राज्य को वह सेस का पैसा नहीं मिलता है। राज्य को केंद्र से केवल 42% पैसा मिलता है। टीएमसी के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा कि प्रत्येक दिन पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में वृद्धि हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार चुप बैठी है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में वृद्धि का जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिदिन की वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसके खिलाफ 10 और 11 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ब्लॉक और टाउन में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते धरना दिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कैबिनेट विस्तार से पहले बड़ी हलचल, निशंक की हुई छुट्टी, गंगवार देबोश्री का भी इस्तीफा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट में बुधवार शाम को बड़ा बदलाव होना है। उससे पहले दिल्ली में सियासी हलचल जारी है। मंत्रिमंडल में नए नामों के जुड़ने से पहले कुछ पुराने नामों की विदाई दी जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की कैबिनेट से छुट्टी हो गई है। रमेश पोखरियाल के अलावा संतोष गंगवार, देबोश्री चौधरी, सदानंद गौड़ा की कैबिनेट से छुट्टी हो गई है। इनसे पहले थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बना दिया गया है। ऐसे में वो भी कैबिनेट से बाहर हो गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट से शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने भी इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक रमेश पोखरियाल निशंक को खराब स्वास्थ्य की वजह से केंद्रीय कैबिनेट से हटाया गया है। कोरोना होने के बाद से ही उनका स्वास्थ्य लगातार ठीक नहीं था। ऐसे में अब उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल से सांसद देबोश्री चौधरी की केंद्रीय मंत्रिमंडल से छुट्टी तय है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देबोश्री चौधरी का इस्तीफा मांग लिया है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के कुछ नए चेहरों को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इन 2 बड़े नामों के अलावा केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा का भी इस्तीफा लिया जा सकता है। सदानंद गौड़ा अभी रसायन और उर्वरक मंत्री थे, लेकिन अब उनकी छुट्टी कर दी गई है। माना जा रहा है कि कर्नाटक में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संतोष गंगवार बरेली से लोकसभा सांसद हैं। इस बार यूपी से कई बड़े चेहरों को शामिल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन नामों से पहले ही केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। ऐसे में साफ है कि वो भी मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए गए हैं। ऐसे में अभी तक 4 बड़े चेहरों का नाम सामने आ गया है जिनकी मोदी कैबिनेट से छुट्टी हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, आम आदमी तो बर्बाद हो गया, मोदी सरकार पर भड़के राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, बीकेयू नेता राकेश टिकैत आए दिन सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलते दिखते हैं। ऐसे में राकेश टिकैत का एक और पोस्ट सामने आया है जिसमें वह पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर भड़कते दिख रहे हैं। राकेश टिकैत ने अपनी पोस्ट में कहा, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, आम आदमी तो बर्बाद हो गया। राकेश टिकैत बोले, आम आदमी बर्बाद हो रहा, किसान बर्बाद हो रहा, सब कुछ महंगा हो गया। महंगाई दर आज आउट ऑफ कंट्रोल चल रही, कंपनी की सरकार जब तक कानून वापस नहीं, घर वापसी नहीं। राकेश टिकैत के इस ट्वीट पर ढेरों लोगों की रिएक्शन सामने आने लगे। एक यूजर ने कमेंट कर राकेश टिकैत की बात पर रिएक्ट कर कहा,
आपको क्या फर्क पड़ेगा, खाली फोकट तो बैठे हो। मनोज नाम के यूजर ने कहा, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। एक यूजर ने कमेंट कर कहा, टिकैत जी ये मोदी है, अभी और महंगाई बढ़ाएंगे, अब आंदोलन शुरू करना चाहिए, भारत के एक एक कोने से आंदोलन किया जाए, भाजपा हटाओ देश बचाओ। नवनीत नाम के शख्स ने कहा, कांग्रेस की सरकार में रामराज्य था, कभी कोयले घोटाले 2G घोटाले के बारे में सुना नहीं सुना है तो 2004 से 2014 की सरकार के घोटाले गूगल करके देख लो। 2014 से आज तक किसान भी सुखी है, देश सही दिशा में जा रहा है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार किसान कानून में बदलाव हुआ है। अमरजीत नाम की यूजर ने लिखा, प्रदर्शन से आम किसान बर्बाद हो रहा है, लगे रहो, जब कन्हैया कुमार को टिकट मिल सकता है तो आपका भी कुछ हो ही जाएगा, पर जिस दिन हरियाणा के किसानों को तुम्हारा चल समझ आ गया उस दिन देखना। धीरज नाम के यूजर बोले, क्या महंगा हो गया है नेताजी, दाल, गेहूं, धान, सरसों, जौ, मक्का, बाजरा या कुछ और? ये तो अच्छा है ना, किसान की आमदनी बढ़ेगी और आप भी तो इसलिए ना नाक धुन रहे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।